जो भगवान शिव हैं उसको वो लोग महेश्वरा कहते हैं। आप सोच लीजिए इतनी सिमिलैरिटीज है। मोदी साहब जो हैं वो आपको पता है खिलाड़ी तो हैं, चेहरे पे उड़ने वाली हवाइयों को महसूस कर सकते हैं। As a scholar, one must know about them. मोदी जी ने उनको अपनी छोटी बहन भी बोला है। वैसे सर, जापान के साथ आप लोगों के बड़े रिलेशंस बनते चले जा रहे हैं, वहां से ऑफिशियल्स जो हैं वो भी भारत विजिट पर आई हैं, तो क्या कहेंगे आप सर, कितना इम्पोर्टेंट है ये विजिट? देखिए आरजू जी, भारत और जापान के जो मित्रता है वो काफी पुरानी है और सिविलाइजेशनल है। भारत और जापान की जो सामाजिक संरचना अगर आप देखें, इंडियन जो गॉड्स हैं उनको अगर आप देखिए, उनका जापान में आपको बहुत इन्फ्लुएंस दिखता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे, जैसे बेंटेन एक उनके यहाँ पे देवी मानी जाती है, वो सरस्वती हैं, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ सरस्वती देवी हैं वो उनके यहाँ पे बेंटेन देवी हैं जो गॉडेस ऑफ विजडम है, म्यूजिक आर्ट्स के लिए हैं। उसी तरीके से महाकाला है जिसको वो दाई कौतिन कहते हैं, वो भी हमारे यहाँ पे जो देवी है। कुबेर हमारे यहाँ जो भगवान का कॉन्सेप्ट है उनके यहाँ भी है, उसको वो वैयस रावणा कहते हैं। जो हमारे प्रभु गणेश हैं उनको वहाँ पे शोतिन के नाम से कहते हैं, गॉड ऑफ प्रोस्पेरिटी, जैसे हमारे यहाँ भगवान जी को मानते हैं। लक्ष्मी माता को वो लोग किशोतिन के नाम से जानते हैं, यम को एनमा कहते हैं, ब्रह्मा को बोनतिन कहते हैं। तो जो भगवान शिव हैं उसको वो लोग महेश्वरा कहते हैं। आप सोच लीजिए इतनी सिमिलैरिटीज है। तो मतलब हमारा जो कल्चरल इन्फ्लुएंस है वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे यहाँ गणेश जी हैं, वो हमारे यहाँ उनके एक हाथी का सर लगा हुआ है उनके धड़ पे, जबकि उनके जो भगवान उनके दो लगा है। सो खैर, हम जो बात कहना चाह रहे थे उसके आगे अगर हम चले तो कल्चरल टाइज होने के अलावा आप देखें कि जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, जापान के साथ टाई उन्होंने करने पर बहुत जोर दिया है। और मेरा जो पैतृक घर है जिसको वाराणसी यानी काशी भी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी अभी जो हमारे मोदी जी हैं उनका जो संवैधानिक क्षेत्र है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो भी वाराणसी है। तो वो वाराणसी से लोकसभा के एमपी हैं और वहीं से वो प्रधानमंत्री भी है। तो देखिए, मैं आपको जो एक बड़ी दिलचस्प, मैंने एक जापानीज वो देख रहा था, मतलब कोई टीवी शो था, उसमें शिंजो आबे साहब की डेथ हो गई थी और उनका ना 40वां या 50वें दिन पे लोग एक प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि हाउ प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनकी वाइफ को जिस तरीके से ह्यूमन टच दिया, उनको पकड़े, उनके हाथ पकड़े, उनको मतलब उन्होंने कहा कि एक वर्ल्ड लेवल का नेता जो था उसने एक होमली ट्रीटमेंट दिलाया जिसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा एज अ जापानीज उनके ऊपर, कि कितना उनके अंदर मानवता भरा पड़ा है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो नेतृत्व है उसकी खास बात है कि वो चीजों में मानवता, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं, ह्यूमन एंगल डाल देते हैं, जिससे कि लोग काफी उनसे प्रभावित होते हैं। वो मानवों के हृदय को छूने का, जिसे समझ लीजिए जो कला, जो उनकी गुण है वो जानते हैं। तो उसको देखते हुए उन्होंने शिंजो आबे साहब के साथ मिलकर के भारत में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट थे वो शुरू करवाए, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो था, जो अब मेरे ख्याल से 2030 तक कंप्लीट भी होना चाहिए, वो था हाई स्पीड ट्रेन का, जो कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच में चलेगी और उसकी जो दूरी है उसका जो अभी जो समय लगता है उसको वो काफी कम कर देंगे। पाकिस्तान में एक इम्पोर्टेंट सेमिनार किया गया जिसमें यह कहा गया कि भारत किसी सूरत भी इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल, सस्पेंड नहीं कर सकता, एबेंस में नहीं रख सकता, मगर भारत कह रहा है कि हमने इसको एबेंस में रखना है। इसके साथ साथ ट्रैक 2 की खबरें हमें भारत के मीडिया से भी सुनने को मिल रही है, पाकिस्तान के मीडिया से भी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी। तो वो आफ्टर ऑल क्या खबरें हैं, उनकी अहमियत दोनों देशों में क्या है? क्या दोनों देशों की सरकारों की तरफ से कोई शय दी जा रही है या इस तरह की प्रमोशन है दोनों देशों की सरकारों की तरफ से? इस पे भी मैं
अभी तफसीली बातचीत आपके साथ करता हूं। तो इंडस वाटर ट्रीटी का जो समिट है 30 जून को पाकिस्तान में जो हुआ, उस समिट के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की नर्वसनेस हमें साफ नजर आती है। धमकियों का सिलसिला तो जब से भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, बैन्स में रखा, तब से पिछले 1 साल से हम सुनने को देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान की तरफ से धमकियां हैं कि हम खून की नदियां बहा देंगे अगर हमारा पानी बंद किया तो। ये बिलावल भुट्टो ने तब भी कहा था, आज भी वो ये बात कर रहा है। अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो भी ऐसी बातें करते हैं। ये जो भारत की हवाइयां निकालने की बात कर रहा है मिनिस्टर, इसके अपने चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है और फिर ये फिल्मी डायलॉग बोल रहा है कि जी हम तो ह्यूमन राइट्स के पता नहीं चैंपियन है, ये है वो है। ये वो लोग हैं जो अपने ही लोगों को उठा ले जाते हैं। बलोचों की मिसाल आपके सामने है, कश्मीरियों की अब मिसाल आपके सामने है। मुहाजिर इनके हाथों जो हैं वो जख्मी हुए, मारे गए। पश्तून इनके हाथों जख्मी हो रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती भाषण देने की और फिल्मी डायलॉग बोलने की। ये वो बेगैरत लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुलंद हूं आज, होना भी चाहिए मुझे। और कहते आज़ादी के बाद से ही एक तरफ जहां भारत एक मजबूत बुनियाद बनाने में लगा हुआ था, वहीं पाकिस्तान ने कभी भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उतनी तवज्जो नहीं दी। और इस क्लाइमेट चेंज के ज़माने में क्योंकि अब पानी की बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है, तो भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में डाल दिया है। और इसके साथ ही साथ भारत का ये भी कहना है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो बहुत ही अनफेयर है, क्योंकि भारत से सारी नदियाँ पाकिस्तान में जो जाती हैं उसका 80% पानी इस ट्रीटी के ज़रिए पाकिस्तान को जाता है और सिर्फ 20% ही भारत को मिल पाता है। और जिस तरह से पाकिस्तान का होस्टाइल नेचर है भारत के प्रति, जिस तरह से हिस्टोरिकली पाकिस्तान हमेशा से आतंकी गतिविधियों को भारत के अंदर अंजाम देता रहा है, और इस समय पाकिस्तान के अंदर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो रही है, लेकिन भारत इसका कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि भारत के अंदर भी पानी की कमी है। और अब जो 80% पानी भारत पाकिस्तान को देता आया था उसमें कमी आएगी, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और इसी बात से बौखलाकर पाकिस्तान ने बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भारत के अंदर मिसाइल मार देंगे, जिस पर भारत का रिप्लाई ये था कि अगर पाकिस्तान किसी भी प्रकार का अग्रेशन करता है तो उन्हें ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और इस जवाब को इस बार शायद पाकिस्तान झेल भी ना सके।